हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि हमने केमिस्ट्री का एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है और पी ब्लॉक हमने ब्रॉन फैमिली जो है वो पूरी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली जो है उसके पहले हम ये देखो एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। तो कार्बन फैमिली जो है इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आता है। तो अगर ट्रिक से लर्न करना है तो काशी गए संत प्रभु। का से कार्बन, शी से सिलिकॉन, गए से जर्मेनियम, संत से टिन और प्रभु से लेड, पीबी से प्रभु से पीबी यानी कि लेड। तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं और टिन और लेड जो है वो मेटल हैं। तो आइए हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 पे आता है एटॉमिक रेडियस। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। कार्बन फैमिली में जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो टिन और लेड की बात की जाए तो लेड का साइज जो है वो छोटा होता है और टिन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो लेड का साइज टिन से छोटा क्यों होता है? होना तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेड यहाँ पे आना चाहिए था, टिन यहाँ पे आना चाहिए। तो लेड जो है वो साइज में छोटा क्यों होता है टिन से? तो लेड साइज में छोटा इसलिए होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि आपको पता है कि जो आपका ये जो लेड है ना, ये मतलब जो है ये इसमें जो है 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है अगर SPDF की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पुअर शील्डिंग जो है वो किसकी होती है? F की होती है पुअर शील्डिंग। तो यही रीज़न है कि पुअर शील्डिंग होगी F की तो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि एटम का साइज़ जो है लेड के एटम का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा और इसलिए जो है वो लेड छोटा होता है और टिन जे बड़ा होता है। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड में क्या होता है? लेड में क्या होता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। तो अगर साइज़ छोटा हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो जैसे ये कार्बन है तो कार्बन में के सेकंड पीरियड में देखो आउटरमोस्ट शेल में 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3s2 3p2 है। मतलब कि ये देखो कार्बन जो वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये देखो 2 है ना यहाँ पे, और सिलिकॉन जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन 3s2 3p2 है। वैसे तो आपको मैंने बताया था कि पी ब्लॉक की एलिमेंट की जनरल कन्फिग्रेशन है ns2 np2। तो ये देखो n क्या है? पीरियड नंबर है। तो कार्बन का पीरियड नंबर सेकंड है, सिलिकॉन का थर्ड है और जर्मेनियम का फोर्थ पीरियड है, टिन का फिफ्थ पीरियड और लेड का सिक्स्थ पीरियड है। ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि 2 to 4। ठीक है, लेकिन लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, आपको पता है जब एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है, जिससे न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा कि वो अट्रैक्ट करेगा इनर मोस्ट 6s2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। ठीक है, तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? 6s2 इलेक्ट्रॉन को, देखो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो वो 6s2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो बचा क्या? 6p2। तो इसलिए इसकी ये जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो आपका लेड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो लेड जो है उसका साइज छोटा होता है इसलिए, है ना, क्योंकि ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो ये जो है कार्बन फैमिली जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, हैलोजन के साथ रिएक्शन करती है, हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस करती है और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ये पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो कार्बन फैमिली जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? तो कार्बन फैमिली जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाती है? ये देखो कार्बन फैमिली ऑक्सीजन के साथ, अब कार्बन के ऊपर 4 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस ये 2 1 2 2 2 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो कार्बन के पास 1 आएगा और ऑक्सीजन के पास 2 आएगा। CO2 SiO2, जर्मेनियम का GeO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, टिन का SnO2 और लेड का PbO2। ठीक है, तो इस तरह से
कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है ये ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। और अगर कार्बन के ऊपर +2 चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा तो कार्बन का CO बनेगा, SI का SiO बनेगा, जर्मेनियम का GeO बनेगा। मतलब अगर कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है तो ये ऑक्साइड बनेंगे, अगर कार्बन के ऊपर +4 चार्ज है तो ये ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। तो ये देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कार्बन की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये SiO बनेगा, GeO बनेगा, SNO बनेगा, PbO बनेगा। तो CO क्या है, न्यूट्रल है, SiO और GeO क्या है, एसिडिक है, SNO और PbO क्या है, ये एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। तो CO न्यूट्रल है, सिलिकॉन जर्मेनियम एसिडिक है और टिन और लेड ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। क्लियर हो गया। तो CO2 और SiO2 और GeO2 ये एसिडिक हैं और SNO2 और PbO2 जो है वो एम्फोटेरिक है, ठीक है। ओके। तो टिन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम। अब देखो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच इज़ नॉट एम्फोटेरिक, इस तरह से आता है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको लर्न हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, सुनो सुनो रेड जीन्स आलिया, सुनो रेड जीन्स आलिया। तो सुनो से SN एम्फोटेरिक, रेड से लेड याद कर लेना, जीन्स से जिंक, आलिया से एल्यूमिनियम। तो ये 4 एलिमेंट हैं जो कि एम्फोटेरिक हैं नेचर में। सुनो, लेड, जीन्स, आलिया इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। अब जब पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में ऐड होती है ना, तो H+ रिलीज होता है जो कि एसिड की प्रॉपर्टी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड टू वाटर H+ रिलीज, तो इसलिए जो वो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है नेचर में। अगर OH रिलीज होगा तो बेसिक होगा नेचर में, ठीक है ना। तो CO क्या है, न्यूट्रल है। SiO क्या है, ये देखो CO न्यूट्रल है। SiO और GeO क्या है, एसिडिक है। टिन O और लेड O जो वो एम्फोटेरिक है नेचर में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड SiO2, जर्मेनियम ऑक्साइड ये एसिडिक हैं। टिन और लेड ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। अब आगे है कि सिलिकॉन ऑक्साइड जो वो पानी में इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। अब SiO जो है वो देखो बेटा CO न्यूट्रल है, ठीक है। SiO जो है वो एसिडिक है, GeO भी एसिडिक है यानी कि जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि SiO जो है वो पानी में घुलता नहीं है, इसलिए हम पता नहीं लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जो चीज़ पानी में घुलेगी उसी का पता लग सकता है कि वो एसिडिक है या न्यूट्रल है। अब आगे है कि कार्बन फैमिली की रिएक्शन विद हैलोजन, ठीक है। तो कार्बन फैमिली की रिएक्शन पढ़ेंगे हैलोजन के साथ, ठीक है। तो बेटा ये मैंने आपको ट्रिक से बताया था कार्बन फैमिली कैसे याद करनी है कि काशी गए संत प्रभु, या एक और ट्रिक है कि कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू, ठीक है। तो कैसे से कार्बन कैसे कैसे कार्बन, से सिलिकॉन, गीत से जर्मेनियम, सुनोगे से टिन और प्यारे बाबू से लेड यानी कि PB लेड, ठीक है। तो ये किस तरह के हैलाइड्स हैलोजन बनाते हैं आपको पता है। कार्बन +4 होता है ना कार्बन के ऊपर, और Cl के ऊपर 1 चार्ज होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी CCl4 SiCl4। अब कार्बन फैमिली में पूरी में +4 चार्ज ही होता है, ठीक है ना। तो जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो CCl4 SiCl4 ZeCl4 SnCl4 और लेड के केस में जो PbCl2 बनाते हैं, क्योंकि लेड की जो PbCl2 भी बनाता है और PbCl4 भी बनाता है। देखो जर्मेनियम के केस में भी GeCl2 बनता है। टिन के केस में टिन Cl4 भी बनता है, टिन Cl2 भी बनता है। लेड के केस में भी लेड Cl4 भी बनता है, लेड Cl2 भी बनता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि ये जो PbI4 है, लेड जो है Cl2 भी बनाएगा, लेड Cl4 भी बनाएगा, लेकिन लेड जो है वो लेड I4 जो वो एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेड I4 एग्जिस्ट नहीं होता। हमें पता है कि लेड में बेशक लेड में जो है वो +4 पॉजिटिव चार्ज होता है और आयोडीन 1 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो PbI4 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन जो है लेड जो है ये जो है एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि जब आप जो है कंबाइन करोगे
ये लेड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कंबाइन करते हो तो वो उसमें एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ऑल द कार्बन फैमिली हैलाइड्स आर कोवलेंट। आपको पता है कि कार्बन फैमिली के जितने भी हैलाइड्स हैं वो कोवलेंट होते हैं, लेकिन टिन का हैलाइड जो है वो आयनिक होता है। टिन F4 और लेड टिन और लेड का हैलाइड्स जो है वो आयनिक होता है। तो टिन फ्लोराइड और लेड फ्लोराइड जो है वो आयनिक होते हैं। टिन फ्लोराइड और लेड फ्लोराइड जो है वो आयनिक होते हैं। बाकी पूरी कार्बन फैमिली के हैलाइड्स जो है वो कोवलेंट होते हैं। टिन फ्लोराइड और लेड फ्लोराइड जो है वो क्या होते हैं, बाकी सभी जो है कार्बन फैमिली के हैलाइड्स जो है कोवलेंट होते हैं, लेकिन टिन और लेड के जो हैलाइड्स है, टिन टेट्राफ्लोराइड और लेड टेट्राफ्लोराइड जो वो आयनिक होते हैं। ये देखो टिन फ्लोराइड, टिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। तो आपको होता है लार्जर कैटाइन। अब हमने फजान रूल पढ़ा था ना कि जब कैटाइन लार्ज होगा और अनाइन स्मॉल होगा, ठीक है, कैटाइन लार्ज होगा और अनाइन स्मॉल होगा तब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट कब करेगा, जब कैटाइन छोटा होगा और अनाइन बड़ा होगा, तभी टिन टेट्राफ्लोराइड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया कि टिन टेट्राफ्लोराइड या लेड टेट्राफ्लोराइड जो है वो मतलब ये आयनिक होते हैं, ये कोवलेंट क्यों नहीं होते हैं, तो आपने बता देना है कि ये मतलब आयनिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टिन फ्लोराइड और इसमें क्या होता है कि लार्ज कैटाइन होता है और स्मॉल आयन होता है, इसलिए ये आयनिक होते हैं। कोवलेंट के लिए कैटाइन स्मॉल होना चाहिए और अनायन लार्ज होना चाहिए। तो अगर आपका मतलब कोवलेंट करेक्टर तभी एग्जिस्ट होता है जब कैटाइन स्मॉल होगा और अनायन लार्ज होगा, तभी आपका टिन टेट्राफ्लोराइड एग्जिस्ट करेगा। आप आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कार्बन फैमिली के हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो जब आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो पानी से रिएक्ट करता है, सिलिकॉन टेट्राक्लो, अब देखो इसको आप खोलोगे तो ये सिलिकॉन का SI +4, ये कार्बन फैमिली का +4 हो गया, वाटर का OH-1, तो ये प्लस माइनस आपस में हो गए। यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे चले जाएगा OH के पास, इसका 1 इधर आ जाएगा तो SiOH4 बन जाएगा, ठीक है। तो सिलिकॉन जो है पानी के साथ रिएक्ट करके SiOH4 बनाता है। और अब यहाँ क्या बच जाएगा, ये देखो 4 Cl बच गए, ठीक है, 4 Cl, यहाँ पे 4 HCl आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। अब हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल क्यों होती है सिलिकॉन में, क्योंकि सिलिकॉन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होती है। मेरे को लगता है आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन की हेल्प से, ये है आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब आपको पता है कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन फैमिली जो है वो इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 4, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखो इसका ऑक्टेट वैसे कंप्लीट है, ठीक है। अब ये पानी से रिएक्ट करेगा H2O, तो ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4 हैं, ठीक है ना। तो अब सिलिकॉन के पास ना एक वेकेंट d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल जो है वो खाली पड़ा हुआ है। अब सिलिकॉन ये क्या करेगा, ये अपने जो है ये ऑक्सीजन जो है अपने जो है 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वो सिलिकॉन को दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे O क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और O डोनेट कर रहा है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा और सिलिकॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, जिसके कारण इनके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से HCl निकल जाएगा। अब HCl निकल जाएगा, बचा क्या, SiCl3, और यहाँ पे HCl निकल गया, अब बचा क्या OH, तो SiCl3 और OH, तो यहाँ पे SiCl3 और OH, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लग जाएगा सिलिकॉन के ऊपर। फिर वैसे होगा मतलब ये एक रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ फिर वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से एक और Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो फिर अब जो है Cl 2 रह गए और OH भी, SiCl2 और OH2 बन गया। देखो
SiCl2 और OH2 बन गया, ठीक है। फिर से ऐसे ही होगा, वाटर रिएक्ट करेगा, इसका ये डोनेट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर HCl जो है, यहाँ HCl जो है रिएक्ट हो जाएंगे और फिर OH लग जाए। तो इस तरह से लास्ट में क्या बन जाएगा कि SiOH4 बन जाएगा, सिलिसिक एसिड बन जाएगा और 4HCl जो रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है कि जब SiCl4 की हाइड्रोलाइसिस होती है तो SiOH4 और 4HCl जो बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे है कार्बन के सेकंड पीरियड में, आपको पता है कि क्या कन्फिग्रेशन होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 1s2 2s2 2p2, तो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2s2 2p2, ठीक है। तो यहाँ से अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को चला जाएगा। तो अब कार्बन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन के पास कोई भी किसी भी तरह का वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है तीसरे पीरियड का मेंबर है, ब्रोन भी सेकंड पीरियड का मेंबर है, ठीक है। और एल्यूमिनियम भी, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, ठीक है। इसलिए इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। लेकिन ब्रोन सेकंड पीरियड का मेंबर है, फिर भी ब्रोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ब्रोन जो है उसकी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p1 है, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2s2 और 2p1 एक्साइटेड स्टेट में 2s1, यहाँ पे 2p2 हो गया, एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है, p का एक ऑर्बिटल खाली है, इसलिए ब्रोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। आप वैसे तो सेकंड पीरियड में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन ब्रोन के पास जो है वो एक और वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। और अगर अब देखो कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बन जो है वो 2 फॉर्म्स में होता है, एमरफस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब कार्बन एमरफस फॉर्म में होता है तो कार्बन के एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन के हैं कोक, कोल, लैम्प ब्लैक। कोक, कोल, लैम्प ब्लैक जो है वो एमरफस फॉर्म है कार्बन की। और कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। फुलरीन जो है वो 60 कार्बन से बना है, एक मॉलिक्यूल ऑफ फुलरीन में 60 कार्बन के एटम होते हैं। अब ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। अब कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, ग्रेफाइट। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो फुलरीन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये देखो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो ये 2D स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कैसे, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन जो है ग्रेफाइट में कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसमें जो कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब आपको पता है जब 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए जाएं 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2। जब 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं, ये देखो ये ना, जब ये कार्बन है, जब 3 इलेक्ट्रॉन यूज की जाती है, यहाँ पे देखो यहाँ ये कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन यूज किए जा रहे हैं, ये देखो ये कार्बन, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। जब 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं 3 बॉन्ड बनाने में तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यूज होती है। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ पे है, लाई इन p ऑर्बिटल। ये देखो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए जा रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ये एक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल, ये चौथा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, ठीक है।
तो ईच कार्बन हैज़ 3 सिग्मा। तो मैंने देखा कि हर कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है जो वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो कि डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वो डीलोकलाइज्ड है। सो द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ड्यू टू दैट मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो अब ये जो p ऑर्बिटल में जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज्ड है। ठीक है ना। अब इसलिए ये मूव कर रहा है ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और यही रीज़न है कि ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का? ड्यू टू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा, अब देखो बेटा 2 लेयर्स बन रही हैं, लेयर 1 और लेयर 2 ग्रेफाइट में बन रही हैं, और ये दोनों जो हैं वो वीक वेंडर वॉल फोर्स जो है इनको, ये देखो लेयर 1 लेयर 2 ऐसे, तो ये ना वीक वेंडर वॉल फोर्स के कारण ही एक दूसरे के साथ जो है अटैच्ड है। अब ये लेयर्स जो हैं स्लाइड हो रही हैं, ग्रेफाइट में लेयर जो हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड्स होती हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी है। बेटा यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, और इसी स्लिपरी नेचर के कारण जो है वो ग्रेफाइट जो है एक ड्राई ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज़ होता है। ग्रेफाइट एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये 2D स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार आया था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है ग्रेफाइट के केस में, तो 141.5 pm है। ये PYQ आया हुआ है किसी एग्जाम में, तो बॉन्ड लेंथ कितनी है 141.5 pm है। अब दोनों लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये NCERT का क्वेश्चन है। दोनों लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, 340 pm। ठीक है। अगर डायमंड की बात की जाए, देखो ये डायमंड में क्या होता है, ये जो कार्बन है ये 4 कार्बन के साथ जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये देखो जहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे वो कार्बन जो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब इसमें क्या हो रहा है, हर कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। ठीक है। सिंगल कार्बन इन लिंकर टू ए सिंगल कार्बन इन लिंकर टू 4 अदर। यहाँ पे एक सिंगल कार्बन जो है वो लिंक कर रहा है 4 अदर कार्बन से। ठीक है, 4 अदर कार्बन एटम से। अब यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो, ये एक सिंगल कार्बन 4 अदर कार्बन से लिंक कर रहा है, जिससे कि एक 3D जियांट स्ट्रक्चर बन रहा है डायमंड का, जो कि इसे हार्ड बनाता है। तो यहाँ पे 3D जियांट स्ट्रक्चर बन रहा है डायमंड का, जो इसे हार्ड बनाता है। डायमंड हार्ड है क्योंकि, इसलिए डायमंड को, मतलब कि डायमंड हार्ड क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है ना। मतलब ये जो डायमंड का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये लाइक का ट्राइपॉड स्टैंड जैसे बन रहा है। ठीक है, और इसको कट करना बड़ा ही टफ है, बड़ा ही हार्ड है, क्योंकि अगर इसमें ना कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, जिनको तोड़ पाना बहुत ही कठिन है। कार्बन कार्बन, अब हमने ग्रेफाइट के केस में 141.5 पिकोमीटर PM बॉन्ड लेंथ थी, लेकिन डायमंड के केस में 154 PM बॉन्ड लेंथ है, इसलिए डायमंड हार्ड होता है। ठीक है ना। अब बेटा ये इनएक्टिव होता है, केमिकली इनएक्टिव होता है, और इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसमें सेवरल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, जिनको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करता है। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, और ये 3D स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक डायमंड के बारे में। तो सिलिकॉन कार्बाइड, और ब्रैकेट के बारे यहाँ पे X लगाए, तो सिलिकॉन कार्बाइड को हम कार्बोरंडम भी बोलते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक डायमंड है। तो डायमंड जो है वो सेवरल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए डायमंड जो है इसकी बॉन्ड की एनर्जी जो है वो ग्रेफाइट के कंपैरिजन जो है वो ज़्यादा होती है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी ज़्यादा होता है ग्रेफाइट से। डायमंड की केमिकल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ग्रेफाइट की थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी डायमंड से ज़्यादा होती है। ग्रेफाइट से ही डायमंड, अगर हम ना ग्रेफाइट की रिएक्शन काफ़ी लंबे टाइम तक करवाएं तो उसको डायमंड में चेंज कर सकते हैं।
तो अगर ग्रेफाइट को बड़ी ज़्यादा हीट एनर्जी दी जाए, वो मतलब उसका प्रेशर जो बड़ी ज़्यादा हीट एनर्जी और बड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो वो डायमंड में चेंज हो सकता है, लेकिन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रोन नाइट्राइड के बारे में। ब्रोन नाइट्राइड जो है वो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। ठीक है, ब्रोन नाइट्राइड इनऑर्गेनिक, तो सिलिकॉन कार्बाइड में SiC और ब्रैकेट के बाहर X था, और ब्रोन नाइट्राइड Bn और ब्रैकेट के बाहर X है। ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बड़ा ही ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड होता है। ग्रेफाइट जो है एक तरह का अल्कीन का फार्मूला होता है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में B डबल बॉन्ड N होता है और ये बड़ा ही ज़्यादा पोलर होता है। ठीक है, अब देखो B डबल बॉन्ड N, मतलब ये अल्टरनेट वे में B डबल बॉन्ड N, फिर B डबल बॉन्ड N, B डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि ब्रोन जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन ब्रोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ब्रोन वेकेंट ऑर्बिटल है ना, तो नाइट्रोजन ब्रोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन ब्रोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आपने इस तरह से बना लेना है ना ब्रोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे BN 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 सिंगल बॉन्ड में बना लेना सारा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन ब्रोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन ब्रोन को, नाइट्रोजन ब्रोन को, यहाँ पे नाइट्रोजन ब्रोन को, नाइट्रोजन ब्रोन को, नाइट्रोजन ब्रोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन ब्रोन को, नाइट्रोजन ब्रोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो जिससे कि जो B डबल N है वो बड़ा ही ज़्यादा पोलर हो गया। तो जब नाइट्रोजन ब्रोन को इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, B के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा क्योंकि B एक्सेप्ट कर रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे बड़ा ही ज़्यादा ये पोलर हो जाएगा इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जिसके कारण ये बड़ा ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मोर पोलरिटी जो है वो जब मोर पोलर हो जाएगा तो मोर स्टेबल भी हो जाएगा। फुलरीन को क्या बोलते हैं? फुलरीन को बकीबॉल भी बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं, और फुलरीन 60 कार्बन से बना है। जब हम ग्रेफाइट को गर्म करते हैं एक इलेक्ट्रिक आर्क में, जब हमने ग्रेफाइट को एक इलेक्ट्रिक आर्क में गर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस, एक हमने इलेक्ट्रिक आर्क लेनी है, उसमें हमने ग्रेफाइट डाल देना और इनर्ट गैसेस डाल देनी है, तो हमें फुलरीन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। फुलरीन का स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम ना इनर्ट गैस को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है वो नॉर्मल गैस के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब बोला कि अगर कार्बन 60 फ्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल में, ठीक है, 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं एट वर्टिसेस, इसमें सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब कार्बन जो है फुलरीन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अब इस बॉल में आपको 5 मेंबर्ड रिंग भी देखने को मिल रही है, 6 मेंबर्ड रिंग भी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब 5 मेंबर्ड रिंग कितनी है? 12 है। 6 मेंबर्ड रिंग कितनी है? 20 है। 5 मेंबर्ड रिंग 12, 6 मेंबर्ड रिंग 20। ईच कार्बन एटम में, ईच कार्बन एटम जो है वो 3, ईच कार्बन एटम हैज़ मेड 3 बॉन्ड। ठीक है, अब आपको बताएं, अब इसमें क्या, फ्लोरीन में हर कार्बन एटम जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, इसलिए ये भी कंडक्टिंग इन नेचर है ग्रेफाइट की तरह। इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो रिंग में प्रेजेंट होती है, रिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम कंपाउंड ऑफ कार्बन को पढ़ेंगे, तो कार्बन के कंपाउंड्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, C3 जो कि डबल बॉन्ड में है और O2 भी डबल बॉन्ड में है, तो कार्बन सब ऑक्साइड है। तो अब हम वन बाई वन जो है वो वन बाई वन जो है वो कार्बन की कंपाउंड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है ये क्या करेगा, अब ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चला जाएगा।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये देखो ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया, और यहाँ पे देखो इसको दे रहा है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे भाग रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज लग गया। देखो 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, हो गया ना। वैसे तो ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन थे पर माइनस लग गया तो यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे 3 to 5 मतलब 6 थे तो प्लस है ना तो 5। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर होती है। नॉर्मल मेथड आपको पता है, कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि गैसीय स्टेट में। अब यहाँ पे मीथेन जो, जब ऑक्सीजन मीथेन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फॉर्म में एस्केप होती है और वाटर बनता है, ठीक है। अब लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब ये ये पॉजिटिव है, ये Cl माइनस में, तो ये देखो इसका 2 इधर चला गया तो CaCl2 बन गया, ठीक है। अब बचा गया ये +1, ये -2, तो इसका 2 इधर चला गया तो H2 हो गया, इसका 1 इधर आ गया तो CO3, तो H2CO3, तो क्या बना CaCl2 H2CO3। जब H2CO3 को हीट करेंगे तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से हम लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस के साथ रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड में आता है। ये देखो, ये कार्बन है, सी के ऊपर प्लस चार्ज है, +4 चार्ज है, और सी के ऊपर +4 चार्ज है, और OH के ऊपर -1 होगा, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो H2 है, H2, ये देखो H2 और CO2 एक हो इधर, तो H2CO3 बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड NaOH से रिएक्ट कर रहा है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अब कार्बन डाइऑक्साइड ना डायरेक्ट NaOH से रिएक्ट नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब ये कार्बोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये देखो ये +1 चार्ज है, सोडियम के ऊपर यहाँ -2 है, तो इसका 2 Na के पास चला गया तो Na2 बन गया, इसका 1 इधर आ गया तो Na2CO3 बन गया, और बचा क्या, H2O, तो पानी बचा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वाटर के, हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2CO3 और वाटर बनेगा। अब Na2CO3 जो है वो पार्शली सोल्यूबल है, जिसके कारण मिल्कीनेस अपीयरेंस आ जाएगी। तो Na2CO3 प्लस वाटर में पार्शली सोल्यूबल है, ये मिल्की हो जाएगा। अब मिल्की हो जाएगा तो हम जो है वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करेंगे। तो जब हम इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और ये कम्प्लीटली सोल्यूबल होगा, ठीक है। NaHCO3 बन जाएगा, ये कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा, और मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब आगे है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड के रूप में ऑब्टेन्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें सॉलिड के रूप में कैसे ऑब्टेन होता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्राई आइस में कन्वर्ट होता है जब हम वाई अलाउ द लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सपैंड रैपिडली, ठीक है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं इसको रैपिडली एक्सपैंड करने के लिए। ड्राई आइस जो है वो रेफ्रिजरेंट में यूज़ की जाती है फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोज़न फीड। तो ड्राई आइस का यूज़ रेफ्रिजरेशन में भी किया जाता है आइसक्रीम और फ्रोज़न फीड के लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में 2 to 4 to 6 होता है। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो है वो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, ऑक्सीजन के ऊपर अब डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो बैलेंस भी पूरी होगी, यहाँ पे 4 थे ना, माइनस एक और ऐड हुआ, 5 हो गए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चला, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे सॉरी पहले 6 थे, अब यहाँ पे 5 हो गए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने कार्बन को दे दिया।
अब कार्बन और ऑक्सीजन जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे और ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो कार्बन बोलते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, फिर भी ये नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर से पता लग रहा है, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो CO की बात करें तो CO के केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन जो है वो एक साइड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन एक साइड से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को और ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसलिए तो जब अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये जो है वो नॉन पोलर होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये रीज़न है, इसलिए ये नॉन पोलरिटी शो कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जब हम कार्बन का कंब्यूजन करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो यहाँ पे हम कार्बन को जलाएंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, अब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेशन करेंगे, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCOH, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOH। तो जब हम फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, CO अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इस पानी को रिमूव कर देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बच जाएगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में या कमर्शियली हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब हम कार्बन में से स्टीम को पास करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो और हाइड्रोजन बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है, ये वाटर गैस है, इसको सिन गैस भी बोलते हैं। तो जब कार्बन से हम स्टीम को पास करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, जो कि एक वाटर गैस है, सिन गैस है, ठीक है ना। तो आप देखो, जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जो है ये 1:1 रेशो में होगी, तो इसको वाटर गैस बोलते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो मतलब 1:1 रेशो में ना हो और दूसरी रेशो में, तो उसको मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, सिन गैस बोलती हैं। ये देखो, अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो अगर तो 1:1 में है तो वाटर गैस होगी। अगर ये किसी 1:1 के अलावा किसी और रेश में होगी तो सिन गैस होगी। सिन गैस का यूज़ जो है वो मिथेनॉल की सिंथेसिस के लिए होगा। तो सिन गैस की हेल्प से हम मिथेनॉल बनाते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो 1:2 है। तो मैंने बताया अगर तो रेशो 1:1 होगी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन 1:1 में होगे तो ये वाटर गैस होगा, ठीक है। अब 1:2 में तो ये सिन गैस है। तो सिन गैस जो है इसका यूज़ जो है वो मिथेनॉल को बनाने के लिए होता है। तो ये देखो, इसको मिथेनॉल को बनाने के लिए होता है। तो ये देखो यहाँ पे जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन जो है, ये सिन गैस जो है 1:2 में है, तो इसका यूज़ मिथेनॉल को बनाने के लिए हो रहा है। अब प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम कार्बन की रिएक्शन एयर के साथ करवाते हैं। तो एयर में बेटा ऑक्सीजन ही थोड़ा होती है, एयर में नाइट्रोजन भी होती है। तो जब कार्बन जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 4 नाइट्रोजन, यानी कि ये देखो 1:4 में बन रही है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को बोलते हैं, 4 नाइट्रोजन को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्लियर हो गया। तो बेटा आज के लिए इतनी ही वीडियो, बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड करेंगे, ठीक है। बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड डू सब्सक्राइब।